नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 33। ये कार्यपत्रक दिनांक 18/9/2020 के लिए है और आज का विषय है हमारा हिंदी। आज हमें एक बहुत ही मजेदार टॉपिक दिया गया है। हमारे टॉपिक का नाम है अलंकार। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलंकार शब्द का मीनिंग क्या होता है, यानी कि अर्थ क्या होता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अच्छा, अलंकार शब्द का तो अर्थ आभूषण होता है। अब अलंकार को कैसे पढ़ेंगे और अलंकार क्या है वो जान लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, यानी मनुष्य को सौंदर्य पसंद होता है। अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। हम मनुष्यों को कोई भी चीज जो सुंदर होती है वो आकर्षित करती है। अगर फूल अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। अगर हमें कोई बिल्डिंग अच्छी लगती है, कोई गाड़ी अच्छी लगती है, कोई कविता अच्छी लगती है, तो हम हर वो चीज जो हमें अच्छी लगती है, जिसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम मनुष्यों को सौंदर्यता अच्छी लगती है। उसकी इसी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मीन्स होती है आदत, मनुष्य की इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। यानी हमारी इसी आदत ने, जो चीजें अच्छी होती हैं वो हमें आकर्षित करती हैं और इसी आकर्षण ने अलंकारों को जन्म दिया है। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो कि उन्हें अच्छी लगती हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो, उसकी सुंदरता दो कारणों से होती है। एक बाहरी रूप व सजावट तथा दूसरा आंतरिक, जो कि गुणों पर आधारित होती है। यानी कि हर चीज की सुंदरता दो तरह की होती है। एक बाहरी सुंदरता होती है और जिसको जो सजावट करके बनाई जाती है, और एक अंदरी मतलब आंतरिक सुंदरता होती है। जो आंतरिक सुंदरता होती है वो गुणों से होती है। जैसे मनुष्य, हम मनुष्य हैं तो हमारी बाहरी सुंदरता, जैसे हम अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हैं, अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, वो हमारी बाहरी सुंदरता यानी सजावट है। और हमारी आंतरिक सुंदरता हमारे गुण, हमारे विचार हैं। ठीक है, इसी तरह कोई रचना भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है। यानी रचना का अर्थ है कोई कविता, कोई स्टोरी जो होती है वो अपने रूप के कारण सुंदर लगती है। तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण, कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। यानी जो कवि होते हैं या जो कलाकार होते हैं वो अपनी कला से या अपनी बुद्धिमता से क्या करते हैं, अपनी लिखी गई कविताओं को थोड़ा और निखारते हैं, शब्दों से सजाते हैं उनको। ठीक है, जैसे हम अपने आप को गहनों से सजाते हैं, वैसे वो शब्दों से सजाते हैं अपनी कविताओं को। तो ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़े। यानी कि कवि या कलाकार जो है वो ऐसी रचना लिखना चाहता है, ऐसी कविता लिखना चाहता है या ऐसी स्टोरी लिखना चाहता है जिसके शब्द इतने आकर्षित करें मनुष्यों को कि लोग उसे पढ़ना चाहें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। यानी कोई रचना को किस तरीके से लिखा जाता है कि वो लोगों को आकर्षित करे, वही अलंकार होता है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, तो अलंकार का अर्थ होता है किसी भी चीज की शोभा को बढ़ाने वाला। अलंकार का अर्थ ही आभूषण, गहना या जेवर होता है, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना या फिर जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो लेकिन गहना उसके शरीर पर सुंदरता को और बढ़ा देता है। यानी कि कोई स्त्री सुंदर होती है और जब वो गहने पहन लेती है तो वो और सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन है या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। यानी कि जैसे कि हम मनुष्य, हम स्त्रियां जो हैं वो गहने पहन के तैयार हो जाते हैं और सुंदर लगने लगते हैं, इसी प्रकार जो कविताएं होती हैं उनको शब्दों से सजाकर और सुंदर बना दिया जाता है ताकि वो भी आकर्षक लगने लगती हैं। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की यानी कि कविताओं की। तो अब हम बात करते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है आगे। कविता रचना के लिए अलंकार को भामक, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो भामा और केशव जो हैं वो बहुत ही बड़े विद्वान थे और वो कविता रचना के लिए इन्होंने बताया है कि जो कविता रचना है, काव्य रचना होती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अलंकार। यानी कि
बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है, यानी कि वो कहते हैं जो अलंकार है वो कवि को अलग बनाता है। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इसका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं, वरन इसके गद्य में इसको गद्य में भी देखा जा सकता है, यानी कि चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, सभी जगह आपको अलंकार देखने को मिलेंगे। अलंकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, कविताओं की और कहानियों की शोभा को बढ़ाते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अलंकारों की। तो अब हम बात करते हैं अलंकारों के प्रकार की। तो यहाँ हमें दे रखे हैं अलंकारों के प्रकार। तो अलंकार के भेद या प्रकार। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो अब हम बात करते हैं ये जो हमारे तीनों अलंकार हैं उनकी। तो आगे देख लेते हैं। इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार सौंदर्य उत्पन्न होता है, यानी कि जब कविताएं लिखी जाती हैं तो उसमें शब्दों का जो प्रयोग होता है उसी के कारण उसमें चमत्कार होता है या उसमें सौंदर्य उत्पन्न होता है, यानी कविताएं सुंदर और आकर्षित बनती हैं। तो आगे देख लेते हैं, जो ये पर्पल बॉक्स है इसे ध्यान से समझेंगे हम। यह 2 शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार, शब्द जमा अलंकार। तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है शब्द जमा अलंकार। ठीक है, इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, यानी कि जितने सुंदर शब्द होते हैं कविता के, मनुष्य उसकी तरफ उतना ज्यादा आकर्षित होता है। अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार सौंदर्य या चमत्कार नष्ट हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है कविताओं में कि कविताएं सुंदर लगती हैं और आकर्षित लगती हैं। उन शब्दों को हटा दिया जाए तो कविताओं की सुंदरता समाप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो ये शब्द अलंकार की पहचान है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कविताओं में कि उसकी जगह अगर कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वो पूरी सुंदरता कविता की खराब हो जाती है, वो उसमें मैच नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं ना मैचिंग। तो आप ये कह सकते हो वो उसमें मैच ही नहीं करता। ठीक है, और पूरी जो सुंदरता होती है कविता की वो समाप्त हो जाती है। तो शब्दों के 2 रूप होते हैं, ध्वनि जो सुनाई पड़ता है और अर्थ जो समझ आता है। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है, यानी कि जो अलंकार होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें अलंकार जो होते हैं उसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन शब्दों के 2 रूप होते हैं। एक ध्वनि जो सुनाई देती है, यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं उसका जो साउंड आता है उसको हम बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, और दूसरा जो समझ आता है, यानी कि उस शब्द का जो अर्थ होता है जो हमें समझ आता है वो दूसरा मीनिंग होता है। तो ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है, यानी ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनते हैं। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मक संगीतात्मक होती है, यानी कि इस अलंकार में जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं या जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, लयात्मक होते हैं या संगीतात्मक होते हैं। मतलब शब्द ऐसे होते हैं जिसको पढ़ के हम गुनगुना सकते हैं, लय में गा सकते हैं या गुनगुना सकते हैं, वो होते हैं शब्द अलंकार। अर्थ का चमत्कार नहीं, मतलब इसमें अर्थों की मीनिंग को हम नहीं समझते हैं, शब्दों को इस तरीके से मिलाया जाता है जिससे हम तुकबंदी कहते हैं ना, इसी प्रकार शब्दों को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वो शब्द पढ़ने में अच्छे लगते हैं, गुनगुनाए जाते हैं और मजा आता है। तो इसमें हम अर्थों पे बाद में ध्यान देते हैं, पहले शब्दों को मेल किस प्रकार है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है। शब्द अलंकार का आधार, शब्द अलंकार का आधार क्या होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं इस शब्द अलंकार के आधार। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो चलिए अब हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है, यानी अनुप्रास शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना है, पहला है अनु और दूसरा है प्रास। ठीक है, तो अनुप्रास से अनु और प्रास को मिला के अनुप्रास बन गया। अनु का अर्थ होता है, अनु का अर्थ है बाद में तथा प्रास का अर्थ है निकट रखना।
ठीक है। तो अनु का अर्थ है बाद में और प्रास का अर्थ है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना, यानी कि एक वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जैसे क ख ग, इस तरीके से इन्हें वर्ण कहते हैं। तो किसी वर्णों को बार बार रिपीट करना, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसे रिपीट करना, जैसे क वर्ड कई बार रिपीट हुआ, ख वर्ड कई बार रिपीट हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना, जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति यानी कि रिपीट होना, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट, आवृत्ति या दोहराव होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, मतलब एक जो वर्ण है या अक्षर है वो बार बार रिपीट होता है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे यहाँ देखो दे रखा है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। क्या बोला गया है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ पहले पद में मा वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से क्या है? संगीतात्मक या आ गई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि स और म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे आपने देखा मुदित महीपति, तो मुदित में त और महीपति में भी त आया है, ऐसे मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म, तीनों में म आया है, तो म वर्ण रिपीट हो रहा है, ऐसे ही त वर्ण रिपीट हो रहा है। ऐसे ही सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स। तो इस तरीके से म और स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बात करते हैं यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि किसी भी पंक्ति में जब एक शब्द सेम वर्ड दो बार आए, ठीक है, एक शब्द एक से अधिक यानी कि दो बार आए और दोनों बार उस वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो, ठीक है, सेम वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में यमक अलंकार होता है। कैसे? कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर व पाए बौराए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है कनक कनक वो दो बार आया है, पर दोनों कनक का अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यहाँ पे बोला गया है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, यानी कि सोना और धतूरा ये दो ऐसी चीजें, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, यानी ये दो सोना और धतूरा दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मनुष्य को प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य पागल हो जाता है। यानी सोना अगर ज्यादा मिल गया तो क्या होगा? खुशी से पागल हो जाता है कि इतना सारा सोना मिल गया, मैं तो बहुत अमीर हो गया। और धतूरा होता है, धतूरा एक फल की तरह होता है, यदि उसको हम खा लेते हैं तो पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सोना और धतूरा दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को मिल जाती हैं तो मनुष्य पागल हो जाता है। तो यहाँ दो कनक शब्द दो बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। किसकी बात करते हैं हम? श्लेष अलंकार की। तो ये है हमारे श्लेष अलंकार जो हमें यहाँ मेंशन किए गए हैं, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कलर इस तरीके से मिक्सअप कर दिए गए कि कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे श्लेष अलंकार को। तो यहाँ देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है? मिला हुआ या फिर चिपका हुआ, ठीक है। जहां काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल यमक का उल्टा। यमक में क्या होता है? एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। श्लेष में इसका उल्टा होता है, एक शब्द एक ही बार आता है पर एक ही शब्द के मीनिंग अलग अलग होते हैं। उसमें एक शब्द दो बार आ रहा था और उसके मीनिंग क्या थे? अलग अलग थे। पर श्लेष में क्या है? एक शब्द एक ही बार आ रहा है पर उसके मीनिंग कई सारे हो सकते हैं या कम से कम दो मीनिंग होंगे। तो श्लेष में एक ही शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग होंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। तो आपने यहाँ पे देखा पानी वर्ड जो है,
ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ हुआ, यहाँ पानी अनेकार्थ शब्द है, यानी कि पानी एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ बताए गए हैं। इसके तीन अर्थ होते हैं, जैसे कांति, सम्मान और जल। यहाँ पे बोला गया है पानी शब्द जो है वो एक ही बार आया है पूरे सेंटेंस में, पर इसके जो अर्थ है, इसके जो मीनिंग है वो तीन मीनिंग है। क्या है, पहला मीनिंग है इसका कांति, दूसरा मीनिंग है इसका सम्मान और तीसरा अर्थ है इसका जल। तो जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटे के पानी के लिए हुआ है। यानी कि यहाँ पे पानी वर्ड का मीनिंग हुआ है कि व्यक्ति का सम्मान, ठीक है, व्यक्ति के सम्मान के लिए पानी का वर्ड यूज हुआ है, और मोती की चमक के लिए भी पानी का वर्ड यूज हुआ है, और आटे को गूंदने के लिए या पानी की जरूरत हो पड़ती है तो उसके लिए भी पानी का यूज हुआ है। तो एक पानी का अर्थ है यहाँ पे पानी, यानी पीने वाला जो जल होता है वो। दूसरा मीनिंग है इसका सम्मान, ठीक है, प्रतिभा, और तीसरा मीनिंग है इसका कांति यानी कि चमक। तो ये था हमारा आज का अलंकार। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो देख लेते हैं आज के प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। तो आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन्हें पढ़ना है और उसमें बताना है कौन सा अलंकार है और क्यों है, उसका कारण भी बताना है। तो नंबर 1 दिया गया है हमें, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। क्या बोला गया है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुर भूप। और हमारा आज का दूसरा पंक्ति दिया गया है, माया महाठगनी हम जानी तरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, माया महाठगनी हम जानी तरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। तो हमारा आज का तीसरी पंक्ति है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये सब तो आपने सुना ही होगा, इस पंक्ति को सभी बच्चों ने सुना होगा। और अब हम बात करते हैं हमारी चौथी पंक्ति की। हमारी चौथी पंक्ति है, काली घटा का घमंड घटा। पांचवी पंक्ति है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। और हमारी आज की अंतिम पंक्ति है, रघुपति राघव राजा राम। तो चलिए देख लेते हैं इनके उत्तर बिना विलंब किए। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारे आज के प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। तो हमें बताना है जो पंक्तियां हमें दी गई हैं उसमें कौन कौन से अलंकार हैं और क्यों है, ये भी हमें बताना है। तो चलिए, आज की पहली पंक्ति है, जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुरभूप। क्या है पंक्ति, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुरभूप। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्यों है, क्योंकि आपने देखा रंजन में रंजन में ज, मंजन में ज रिपीट हो रहा है। तो जन रंजन मंजन तीनों में ज वर्ण आ रहा है, ऐसे ही दनुज मनुज में दोनों में न और ज आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ न, ज और र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो जहां भी किसी भी पंक्ति में यदि किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी पंक्ति की। हमारी दूसरी पंक्ति है, माया महाठगनी हम जानी तरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, माया महाठगनी हम जानी तरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो आपको पढ़ के मजा आया होगा और पता चल गया होगा कि कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ तरगुन शब्द के दो अर्थ हैं, यानी कि इस पंक्ति में श्लेष अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ तरगुन शब्द एक ऐसा शब्द है जो एक ही बार आया है पर उसके अर्थ जो है वो एक से अधिक है। कोई भी पंक्ति जिसमें एक शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। तो यहाँ तरगुन शब्द के दो अर्थ है। पहला अर्थ है तीन गुण, अर्थात सत्व, रजस और तमस। ये तीन तरह के गुण जो मनुष्य में पाए जाते हैं। तो पहला इसका अर्थ है तीन गुण और दूसरा अर्थ है इसका तीन धागों वाली रस्सी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम बात करते हैं तीसरी की, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बहुत ही कॉमन पंक्ति है और आप सब ने सुनी होगी, आप सभी ने, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इस पंक्ति को ना सुना हो। बहुत ही मजेदार पंक्ति है, गाना है इससे रिलेटेड, वो भी सुना होगा आप लोगों ने और गुनगुना भी लिया होगा सुनते सुनते। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें
कौन सा अलंकार है? तो इसमें है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ म तथा ख वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी कि यहाँ पे म और ख वर्ण जो है वो एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पंक्ति की। हमारी नेक्स्ट पंक्ति है हमारी काली घटा का घमंड घटा। हमारी अगली पंक्ति है काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि घटा वर्ड जो है 2 बार आया है। किसी भी पंक्ति में यदि एक शब्द एक से अधिक बार आता है और जितनी बार वो शब्द रिपीट होता है उसके अर्थ हर बार अलग अलग होते हैं, तो वहां यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है और दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है घटना अर्थात कम होना। ठीक है, घटना मतलब माइनस वाला घटना। समझ गए? तो ये है हमारी आज की चौथी पंक्ति। अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी पंक्ति की। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। क्या है? 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है, यानी कि अगेन यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ बेर शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। देखा आपने, बेर बेर 2 बार आया हुआ है, परंतु दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, दोनों बेर जो है इनका अर्थ अलग अलग है। पहली बार 3 बेर मतलब जो पहला है 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी। ठीक है, और 3 बेर खाती थी। दोबारा वाले 3 बेर का मतलब है कि 3 मतलब 3, वो जो खाने वाले बेर होते हैं ना उसकी बात हो रही है कि 3 बेर खाती थी, और पहले वाले 3 बेर का मतलब है 3 टाइम्स खाती थी। ठीक है, तो पहली बार 3 बेर यानी कि दिन में 3 बार खाने की, और संकेत कर रहा है यानी कि दिन में 3 बार खाती थी। तथा दूसरी बार 3 बेर का मतलब है 3 फल खाती थी। ठीक है, और फल कौन से फल की बात हो रही है? बेर की बात हो रही है। तो ये समझ गए आप। चलिए अब हम बात करते हैं आज की अंतिम पंक्ति की। तो हमारी अंतिम पंक्ति है रघुपति राघव राजा राम। ये भी सुन के मजा आया होगा, बहुत ही कॉमन है, आप सबने सुना होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ना सुना हो। तो इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ भी र और घ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये थे हमारे आज के उत्तर, और शायद आपको पसंद भी आए हो। अगर आपको आंसर पसंद आए हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें कोई अदर बेनिफिट तो नहीं मिलता, बस इतना होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अगली वीडियो आपके साथ और भी ज्यादा जोश से बना सकें। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, और सभी बच्चों को वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सके। तो ये सभी आंसर्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल से भी लिख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये सभी आंसर्स आपको लिखने हैं और साथ साथ में इसको समझ के याद भी करना है ताकि फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर हो सकें। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।